हाय फ्रेंड्स, अब हम दूसरे पार्ट में आए हैं। हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, मूल निवासियों का विस्थापन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने अमेरिका के बारे में पढ़ लिया। अब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जिस तरह से हमने उत्तर और दक्षिण अमेरिका के देखा मानव इतिहास का क्रम, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के भी मानव इतिहास का क्रम हम देखते हैं। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती मनुष्य या आदि मानव का क्रम मिलता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको एबारीजिनीज कहते हैं। एबाजीरीजिनीज कहते हैं हम। ठीक है, और यह जो नाम है, यह भिन्न भिन्न समाजों के लिए प्रयुक्त एक सामान्य नाम है। यह कई भिन्न भिन्न समाजों के लिए एक प्रयुक्त एक सामान्य नाम है। ठीक, इसका नाम एबारिजिनी, जो ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती मनुष्य या आदि मानव को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं, शुरुआती मनुष्य या आदि मानव को हम कहते हैं एबारिजिनीज कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मानव की बात करें तो 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। यानी ऑस्ट्रेलिया में कब आने शुरू हो गए थे? तो 40,000 साल पहले आने हुए थे, संभवतः उससे पहले भी। वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़ी न्यू गिनी से आए थे। कहाँ से आए थे? ऑस्ट्रेलिया के साथ ही एक भू सेतु जुड़ा हुआ था, उस जगह का नाम था न्यू गिनी, वहाँ से ये लोग आए हुए थे। लेकिन मूल निवासी जो थे, उनका मानना था कि परंपरा के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया से आए ही नहीं थे। वे बल्कि हमेशा यहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, वो यहीं पे पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है, बीती सदियाँ क्या कहा जाती है? बीती सदियाँ स्वप्नकाल कही जाती हैं। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इससे अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता है। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के कितने समुदाय देखते हैं? तो 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से लेकर 750 तक समुदाय दिखते हैं, और हर समुदाय की अपनी भाषा होती थी। ठीक है, इनमें से 200 भाषाएं आज भी बोली जाती है। यानी कि उस समय समुदाय कितने थे? 18वीं शताब्दी तक तो ऑस्ट्रेलिया में 350 से लेकर 750 तक समुदाय मिलते हैं, और उनकी अपनी अलग अलग बोली या भाषा होती थी। ठीक है, उनमें से जो 200 भाषाएं हैं आज भी बोली जाती हैं। देसी लोगों का एक विशाल समूह कहाँ पे रहता है? तो देसी लोगों का एक विशाल समूह उत्तर में रहता था। इसे क्या कहा जाता था? इसे टारस स्ट्रेट टापुवासी कहते थे। एबारिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता है। यानी कि एबारिजिन शब्द जो उत्तर में निवास करते हैं, उनके लिए यह शब्द प्रयोग नहीं होता। ये शब्द इनके लिए क्यों नहीं प्रयोग होता है? क्योंकि माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं, इसलिए एबारिजिन उत्तर में जो समूह था, उनको नहीं माना जाता है। 2005 में कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.4% का हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत चितराई हुई थी, और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के पास बसे हुए हैं, जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे थे। यानी कि सबसे पहले ब्रिटिश लोग कब पहुँचे थे ऑस्ट्रेलिया में? तो 1770 ईस्वी में पहुँचे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया के उस शहर में कब पहुँचे जो समुद्र तट पे बसा हुआ था? तो सबसे पहले पहुँचे थे 1770 ईस्वी में, क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकारों, मूल निवासियों और ज़मीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के किस्से से कई बिंदुओं पर मिलता जुलता है। हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई। मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जत्थे के आरंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण हैं। लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी, हवाई में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। क्या है कुक की हत्या किसने की थी? तो कुक की हत्या एक मूल निवासी ने की थी। कहाँ पे की थी? हवाई में की थी। कहाँ पे? हवाई में की थी। तब ब्रिटिशों का रवैया पूरी तरह से उलट गया, जैसा कि प्रायः होता है। इस तरह की एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरों के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य इस्तेमाल करने के लिए साबित की गई थी। डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को कब देखा था? तो डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को 1606 ईस्वी में देखा था। तास्मान इस टापू पर कब पहुंचा था? तो टास्मान टापू पर पहुंचा था 1642 ईस्वी में। बाद में टापू का नाम क्या रख दिया गया था? इस टापू का नाम तस्मानिया रख दिया गया था। जेम्स कुक बाटनी खाड़ी पहुंचता है। जेम्स कुक बाटनी खाड़ी कब पहुंचता है? 1770 ईस्वी में। जो यह कहाँ का था? ब्रिटिश का था। यानी सबसे पहले ब्रिटिश लोग ने कब देखे थे? तो 1770 ईस्वी में देखा था। किसने देखा था? कुक ने देखा था, जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। यानी कि जेम्स कुक बाटनी खाड़ी को देखा था, और बाटनी खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो न्यू साउथ वेल्स रखा गया था। कब देखा था? 1770 ईस्वी में। ब्रिटेन के दंडितों की बस्तियां कब बनाई गई थी? ब्रिटेन के दंडितों की बस्तियां बनाई गई थी 1788 ईस्वी में, और सिडनी की स्थापना हुई थी। सिडनी की स्थापना कब हुई थी? 1788 ईस्वी में सिडनी की स्थापना हुई थी। ठीक, सिडनी के इलाके का एक वर्णन। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला था? ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार 850 ईस्वी में मिला था। चीनी कुलियों का अप्रवासन, चीनी कुलियों का अप्रवास 1851 में। 1855 में कानून बनाकर इसे रोका गया। यानी चीनी कुलियों का अप्रवासन कब रोका गया था? 1855 में कानून बनाकर रोका गया था। ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड रश कब पाया जाता है? 1851 से 1961 में। 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण कब हुआ था? 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण 1901 में हुआ था। कैनबरा राजधानी बनाई गई थी। कैनबरा राजधानी किसकी बनाई गई थी? 1911 में। 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए थे 1948 से 75 ईस्वी में। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ का उत्पादन किया जाता था? तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों के विशाल फार्म, खाने, उसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में और काफ़ी परिश्रम से की जाती थी।
इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार की थी। किसने? भेड़ों की विशाल फार्म, खाने और मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि थी। ठीक है। अब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी। तब उसके लिए बुलव्हिट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एक राजधानी बनाने का योजना कब चल रही थी? तो 1911 ईस्वी में चल रही थी। उसके लिए कौन सा नाम सुझाया गया था? उसका नाम सुझाया गया था बुलव्हिट गोल्ड। अंततः उसका नाम क्या रखा गया? कैनबरा। ठीक है। क्या नाम रखा गया? कैनबरा नाम रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है, जिसका अर्थ होता है सभा स्थल। कुछ मूल निवासियाँ ऐसे सख्त हालात में खेतों में काम करते थे कि उसके यहाँ दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। बाद में चीनी आप्रवासियों ने सस्ता श्रम मुहैया कराया, जैसे कि कैलिफोर्निया में हुआ था। लेकिन गैर गोरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन्मी घबराहट के चलते दोनों देशों की सरकारों ने चीनी आप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया था। 1974 तक लोगों के मन में यह भय घर कर गया कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के गहरी रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। इसलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने एक नीति अपनाई थी। 1911 में यह घोषणा की गई थी कि नई दिल्ली और कैनबरा को क्रमशः ब्रिटिश भारत और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल की राजधानी बनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में बदलाव की लहर की बात करते हैं तो 1968 में एक मानवशास्त्री थे WEH स्टेनर के एक व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंग सी दौड़ गई। व्याख्यान क्या था? व्याख्यान का शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी। ये व्याख्यान किसने किया था? तो WEH स्टेनर ने। कब किया था? 1968 ईस्वी में। इसमें इन्होंने क्या किया था? इसमें इतिहासकारों की मूल निवासियों के बारे में चुप्पी थी। 1970 के दशक से उत्तरी अमेरिका की तरह ही यहाँ भी मूल निवासियों को एक रूप में समझने की चाहत जग चुकी थी। उन्हें मानव शास्त्रीय जिज्ञासाओं के रूप में नहीं, बल्कि विशिष्ट सांस्कृतिक वाले समुदायों के रूप में, प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों के रूप में समझना था। उन्हें ऐसे समुदाय के रूप में समझना था जिनके पास अपनी कथाओं और कपड़ासाजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प के कौशल का विशाल भंडार था, और वह भंडार सराहने, आदर तथा अभिलेखन के योग्य था। इन सब की तह में वह जरूरी सवाल था जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक वाई वारंट वी टोल्ड, हमें बताया क्यों नहीं गया। यह पुस्तक किसने लिखी थी? हेनरी रेनॉल्ड्स ने लिखी थी। क्या पुस्तक का नाम था? वाइट वारंट वी टोल्ड। इस पुस्तक में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखन के उस ढर्रे की भर्त्सना की गई थी जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती थी। यानी कि इस बुक में किसकी भर्त्सना की गई है? जिसमें कहा गया था कि कैप्टन कुक ने ही खोज से इतिहास की शुरुआत की है। उसके बाद से मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना हुई। काली दीर्घाओं आर्ट गैलरीज ने कला दीर्घाओं, जिसे आर्ट गैलरीज में देसी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई। देसी संस्कृति को समझाने वाली कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालयों में जगह बनाई गई और मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहासों को लिखना शुरू किया। यह सब एक अद्भुत प्रयास है। यह प्रयास समय रहते शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृति की अनदेखी बदस्तूर जारी रहती तो इस समय तक उसका काफ़ी कुछ विस्मृति की गर्त में जा चुका होता। 1974 में बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही थी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति बहुसंस्कृतिवाद कब देखने को मिलती है? तो 1974 से। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति बहुसंस्कृतिवाद कब से देखने को मिलती है? तो 1974 से देखने को मिलती है। बहुसंस्कृतिवाद में क्या देखने को मिलता है? जिसमें मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा एशिया के अप्रवासियों की भांति भांति की संस्कृतियों को समान आदर दिया गया। 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठकों में मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगे, ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया है। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को सरकार हमेशा किस नाम से कहती आई है? तो टेरा न्यूलियस नाम कहती आई है। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि जो अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड में जो ज़मीन के लिए समझौता हुआ था, भूमि अधिग्रहण के लिए समझौता हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ है। उस ज़मीन को क्या नाम से? टेरा न्यूलियस नाम से कहा जाता है, और सरकार भी कहती है। इसका मतलब है, टेरा न्यूलियस का मतलब क्या है? कि जो किसी की नहीं है। टेरा न्यूलियस का मतलब क्या है? कि यह ज़मीन जो किसी की नहीं है। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ था। इसके अलावा वहाँ अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले, यानी कि मिश्रित रक्त वाले मतलब मूल निवासी यूरोपी बच्चों का एक लंबा और यंत्रणापूर्ण इतिहास भी था। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलनों के कारण तहकीकातें शुरू हुई और दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक, इस बात को मान्यता देना कि मूल निवासियों का ज़मीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है और इसका आदर किया जाना चाहिए। दूसरा, पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। ठीक है, यह बात कहाँ गई थी? ऑस्ट्रेलिया में से कही गई थी। गोरे ऑस्ट्रेलियाई की नीति का खात्मा
एशियाई अप्रवासियों को प्रवेश की इजाज़त कब मिली थी? तो 1974 से मिली थी। ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट द्वारा टेरा न्यूलियस की कानूनी अवैधता की घोषणा और 1770 से पहले से ज़मीन पर मूल निवासियों के दावों की मान्यता कब मिली थी? तो 1992 ईस्वी में मिली थी। और यह किस केस में मिली थी? तो यह माबो केस में मिली थी। आदिवासी और टारस स्ट्रेट टापुवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों के माफ़ीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस 26 मई को मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1999। नेशनल सॉरी डे कब मनाया गया? 26 मई को 1999 से मनाए जाने की घोषणा की गई थी।